हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस से पूछे जाने वाले सवालों को कवर करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि बीएनएस से सवाल आएंगे या फिर आईपीसी से एआईबी के एग्ज़ाम में। अब मैं आपको बता दूं, दोनों ही एक्ट बीएनएस और आईपीसी आपके एआईबी के सिलेबस में रखे गए हैं और दोनों को मिला करके आपका एग्ज़ाम का वेटेज है, इस सब्जेक्ट का वेटेज है 8 नंबर का। तो यानी कि दोनों से ही सवाल बनेंगे और दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको मन में डाउट रखना ही नहीं है, किसी तरह का कोई वहम नहीं पालना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये जो एक्ट आया है बीएनएस, इसमें 358 धाराएं हैं, 358 सेक्शंस और 20 अध्याय, टोटल 20 चैप्टर हैं। पहले जो एक्ट हुआ करता था आईपीसी, उसमें 511 धाराएं थी और कुल 23 अध्याय हुआ करते थे। साथ में आपको आईपीसी भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब पारित हुआ? बीएनएस की इनेक्टमेंट डेट बतानी है। तो इनेक्टमेंट डेट, ये एक्ट आया था 25 दिसंबर 2023 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये तो आपके बेरेट पर लिखा ही होगा, ये डेट तो आपके बेरेट पर लिखी होगी, लेकिन लागू होने वाली डेट नहीं लिखी होगी। लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बीएनएस के चैप्टर 1 में कुल 3 धाराएं हैं और यहाँ पे आंसर में नहीं दे रखा है, मतलब कि मिस टाइप हो गया है, गलत टाइप हो गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, मैं करेक्शन करवा रहा हूँ। अध्याय 1 में कुल 3 धाराएं हैं। पहली धारा जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट की बात कर रखी है, उसके साथ में भारत के भीतर होने वाले अपराध, भारत से परे होने वाले अपराध और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर किसी जहाज पर या विमान पर कारित होने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है, जिसमें पहले जो आईपीसी हुआ करती थी उसमें जो चैप्टर 2 था, जो धारा 6 से लेकर के 52A तक था, उन सभी धाराओं को बीएनएस की सेक्शन 2 में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 करके ऐसे करके लिस्ट कर दिया है। और जो सेक्शन, ये ऐसे करके कुल चैप्टर 1 में 3 धाराएं हैं। तो ये सवाल इसमें आंसर नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, कुल 3 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? तो चैप्टर 20 है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय न्याय संहिता 2023 में चाइल्ड किसे परिभाषित किया गया है? तो चाइल्ड को डिफिनेशन दे रखी है, डिफाइन किया है बीएनएस में। बीएनएस में चाइल्ड शब्द को डिफाइन किया है। पहले आईपीसी में इसकी डेफिनेशन नहीं थी और अब बीएनएस में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जो कोई भी 18 वर्ष से कम का है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के प्रावधानों में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो मैं आपको बता दूं, पनिशमेंट में एक प्रावधान जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट दिया जाता है अब बीएनएस में, पहले आईपीसी में नहीं दिया जाता था। अब सामुदायिक सेवा एज ए पनिशमेंट सज़ा क्या होती है? जैसे कोई छोटे अपराध कर रही है और छोटे अपराधों में जो हिंसात्मक भी नहीं है, छोटे अपराध है, पीटी ऑफेंसेज है, उनमें फिर अपराधी को, अभियुक्त को सज़ा दी जाएगी। जैसे ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम करवाया जाएगा, उससे पौधे लगवाए जाएंगे और ऐसे कोई समाज कल्याण के कार्य उससे एज ए पनिशमेंट के तौर पर करवाए जाएंगे। इसे कहते हैं कम्युनिटी पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन सी संहिता है? तो मैं आपको बता दूं, ये सेकंड संहिता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है वो सेकंड संहिता है। इसका पहला विधेयक रखा गया था 11 अगस्त 2023 को संसद में, जहां से वो पारित नहीं हुआ। फिर दूसरी बार विधेयक लाया गया 12 दिसंबर 2023 को और फिर बीएनएस का जो विधेयक था, सेकंड विधेयक, वो पारित हो गया था लोकसभा से 20 दिसंबर को, राज्यसभा से 21 दिसंबर को, और उस पर फाइनली राष्ट्रपति की असेंट मिल गई थी 25 दिसंबर 2023 को।
तो इसका मतलब ये दूसरी संहिता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय न्याय संहिता 2023 का विधेयक पहली बार कब संसद में रखा गया? तो आपको ध्यान में रखना है 11 अगस्त 2023, ये डेट आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय न्याय संहिता 2023 में व्यक्ति शब्द की परिभाषा में शामिल है। तो अब जो है बीएनएस में जेंडर को न्यूट्रल कर दिया है। पहले आईपीसी में जेंडर न्यूट्रल नहीं होता था, और बीएनएस में अब व्यक्ति शब्द की परिभाषा में पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर तो आते ही हैं, नेचुरल पर्सन तो आते ही है, साथ में उसके अलावा लीगल पर्सन जिनको विधिक हैसियत प्रदान की गई है, जिनका अलग से कानूनी अस्तित्व होता है, जिन्हें कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं, वो भी व्यक्ति शब्द की परिभाषा में शामिल है। जैसे कंपनी, निगम, कॉरपोरेशन, ये सारे कृत्रिम व्यक्ति हैं, इन्हें विधिक हैसियत दी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है? तो पनिशमेंट इनहेंस की गई है। टोटल ऑफेंसेस 33 अपराधों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन बिल्कुल है डी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में न्यूनतम सजा के प्रावधानों को लागू किया गया है? तो मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट का प्रोविज़न डाला गया है, ये नया ऐड किया गया है बीएनएस में, और 23 अपराधों में इसे जोड़ा गया है। 23 ऐसे अपराध हैं, 23 ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनमें मैंडेटरी कर दिया गया है मिनिमम पनिशमेंट को, यानी कि न्यायालय को 23 ऐसे अपराधों में पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, कोर्ट बाउंड होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में जुर्माने के प्रावधानों को बढ़ाया गया है? तो फाइन बढ़ाया गया है कुल 83 ऑफेंसेज में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता 2023 को किस दिनांक से लागू किया गया? तो ये बीएनएस लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय न्याय संहिता किस आपराधिक कानून की जगह लागू हुआ है? तो बीएनएस ने रिप्लेस किया है आईपीसी को, तो ये आईपीसी की जगह पर आने वाला आपराधिक कानून है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय न्याय संहिता क्या है? तो ये जो बीएनएस है एक तरह का सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, मतलब कि विधि की 2 शाखाएं होती है, ब्रांचेज ऑफ लॉ 2 टाइप की होती है मेनली। पहला होता है सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि। मौलिक विधि का मतलब होता है कि ऐसी विधि जो किसी व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करती हैं। इसके भी फिर 2 पार्ट होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। सिविल में आ जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और क्रिमिनल में आ जाएगा आपके आईपीसी और बीएनएस। अब दूसरा प्रक्रियात्मक कानून। प्रक्रियात्मक कानून यानी कि प्रक्रियात्मक विधि का मतलब होता है कि मौलिक विधि द्वारा परिभाषित अधिकारों और दायित्वों को लागू करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली विधि को प्रक्रियात्मक विधि कहेंगे। इसे भी 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर देंगे। पहला सिविल, जिसमें आपके सिविल प्रक्रिया संहिता आएगी। दूसरा क्रिमिनल, जिसमें आपके दंड प्रक्रिया संहिता आएगी। और अब BNSS भी आता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी प्रक्रिया कानून है, तो वो भी आएगा। तो यहाँ पर BNS का पूछा है, तो BNS आपराधिक मौलिक कानून है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय न्याय संहिता 2023 का विस्तार है। तो BNS लागू होता है पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया में लागू होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए जो भारत का नागरिक है, अमेरिका में बी की हत्या करता है, वह हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। यदि वो भारत के किसी भाग में पाया गया तो उसे विचारित यानी कि उस पर ट्रायल भी होगा, और दोषित यानी कि उसे कॉन्विक्ट भी किया जाएगा। ये बोला गया है सेक्शन 1 BNS की सेक्शन 1 के सबसेक्शन 4 में बोला गया है। तो आप देख सकते हो बेर उठा करके धारा 1 जिसके पॉइंट नंबर 4 में ये बात बोली गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो अपराध के लिए मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो मेंस रिया ही है जो अपराध का गठन करती है, खाली एक्ट किसी अपराध को नहीं बनाता है, उसके लिए मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंटेंशन की बात की गई है, तो हम इंटेंशन को ही सही आंसर टिक मार्क करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय न्याय संहिता 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? कौन से प्रोविज़न को लेकर के आए हैं BNS में? तो भ्रष्टाचार को रोकना और ये सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए न्याय में अवरोध पैदा न हो, मतलब न्याय में डिले ना हो। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ये एक नया प्रोविज़न लेकर के आए हैं BNS में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन से नए प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं? तो संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियाँ, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑप्शन ए बी सी तीनों से ही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये नए प्रोविज़न है, ये डाले गए हैं BNS में, और वैसे कुछ मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जो IPC में है वो का वो भी आपको BNS में पढ़ने को मिलेगा। आप दोनों डायरेक्ट एग्ज़ाम में लेकर के जा सकते हो विदाउट शॉर्ट नोट वाले, और अगर आपकी IPC पे कमांड अच्छी है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। BNS में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने जितने सब्जेक्ट कवर करवाए हैं उन सभी की PDF को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस अनुच्छेद के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप बनाया गया है? तो ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय न्याय संहिता 2023 में बलात्कार के मामलों में सज़ा की न्यूनतम अवधि कितनी है? अब यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो इनहेंस हो गई है। अब मिनिमम जो मैंडेटरी पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स की है, मतलब कि 10 साल तक की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामूहिक दंगे के लिए कौन सी सज़ा जो है वो निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर पनिशमेंट 2 तरह की है। पहला, अगर सामूहिक दंगा हथियारों के बिना होता है तो वहाँ पर सज़ा 2 साल की है, और यदि सामूहिक दंगा घातक हथियारों के साथ में किया जाता है तो फिर सज़ा 5 वर्ष की होगी। ऑप्शन में केवल 5 वर्ष है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में किस धारा के तहत राजद्रोह को हटाकर नए प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो सेडिशन की जो धारा थी 124 है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए न्यूनतम सज़ा कितनी तय की गई है? तो मिनिमम पनिशमेंट जो है मर्डर के लिए वो है मृत्युदंड या तो फिर आजीवन कारावास और साथ में फाइन, ये सज़ा हो सकती है। तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो नया कानून लेकर के आए हैं BNS, इसका मेन ऑब्जेक्ट है कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना, खत्म करना, न्याय वितरण में तेजी लाना। तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट की परिभाषा को संशोधित करके अमेंड करके क्या जोड़ा गया है? तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है, आपके बैरेक्ट में दे रखा है, BNS के बैरेक्ट में दे रखा है 20 साल, ये दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो बैरेक्ट को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग
के लिए अधिकतम सज़ा क्या है? पहले मॉब लिंचिंग का प्रावधान आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में लेकर के आए हैं। मतलब मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कोई भीड़ एक राय होकर के किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। वो मामला चाहे धर्म से संबंधित हो या किसी जाति से संबंधित हो या किसी भी मुद्दे से संबंधित हो सकता है। भीड़ किसी व्यक्ति को ख़त्म कर देती है, मार देती है, तो ये मॉब लिंचिंग कहलाती है। अब मॉब लिंचिंग के अंदर जितने भी सदस्य हैं उस भीड़ में, और वो भीड़ किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर रहे हैं, डेथ कमिट कर रहे हैं, तो उस भीड़ का प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या तो फिर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। और मॉब लिंचिंग के केस जो हैं वो 2014 से बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसे कंट्रोल करने के लिए ही बीएनएस में ये प्रावधान लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण के मामलों में सजा का प्रावधान क्या है? किडनैपिंग, इसे व्यापहरण कहेंगे। वैसे अपहरण के लिए एब्डक्टिंग शब्द यूज किया जाता है, और अपहरण के लिए सज़ा का प्रावधान 7 से 20 वर्ष तक का कारावास, ये भी नया सज़ा के मामलों में इन्हेंसमेंट किया गया है, सज़ा में वृद्धि की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय मद्यपान की स्थिति में है तो क्या उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत दोषी माना जा सकता है? इंटॉक्सिकेटेड है कोई व्यक्ति, तो अगर उसने खुद से कंज्यूम की है और फिर वो जाकर के अपराध करता है तो फिर वो अपराध कमिट हो जाएगा और उसके लिए पनिशेबल होगा। और यदि कोई व्यक्ति मान लो कोई शराब पीता ही नहीं है और उसे ज़बरदस्ती डरा के धमका के उसकी इच्छा कंसेंट के विरुद्ध उसे शराब पिलाई जाती है और फिर वो शराब के नशे में कोई ऑफेंस कमिट करता है, अपराध कारित करता है, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर खुद से कंज्यूम की है तो फिर अपराध कमिट हो जाएगा। तो ऑप्शन है हाँ, अगर उसने स्वेच्छा से मद्यपान किया हो तो फिर अपराध बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बीएनएस 2023 के तहत हत्या और गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमिसाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसको मैं आपको 2 एग्जाम्पल के ज़रिए कवर करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है जो एक लाठी लेकर के बी के सर पर इस तरह से चोटें मारता है जिससे उसकी मौत होना संभाव्य है, मतलब कि मर जाना संभावित है। तो यहाँ पर वो अपराध कर रहा है, वो कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है। दूसरा वाला एग्जाम्पल, यदि ए को ये पता है कि बी के सर का ऑपरेशन हो रखा है और फिर वो उसे पता है कि अगर मैंने एक ही लाठी का वार किया या सिर्फ घूसा मारा तो उससे उसकी मौत हो ही जाएगी, मतलब कंफर्म है कि वो मर जाएगा। और अगर फिर वो ए व्यक्ति बी के सर पर लाठी मारता है या फिर घूसा मारता है और उससे अगर मृत्यु हो जाएगी तो ये हत्या कहलाएगी। मेन फ़र्क यही है, संभावना और निश्चितता, ये दोनों ही फ़र्क है। और इसमें दे रखा है हत्या में पूर्व नियोजन होता है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं होता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज दैट एक व्यक्ति है, वो अपने घर जाता है और उसकी वाइफ को किसी अन्य व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। सडन प्रोवोकेशन में आ करके वो दोनों की हत्या कारित कर लेता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने क्या किया है, यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड किया है, न कि हत्या की है। ठीक बात। उसके बाद एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है और ये आपसे कहता है कि आप मुझे मार दो, और अगर आप उसकी हत्या कर देते हो तो फिर आपका जो एक्ट है वो मर्डर में नहीं जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। तो अगर अब आपको समझ में आ गया होगा मर्डर क्या होता है और कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना बीएनएस 2023 में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
दो तरह के कन्फाइनमेंट होते हैं, मतलब कि दो तरह से किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, बंधक बनाया जाता है। पहला सदोष अवरोध, एक ही दिशा में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को एक ही दिशा में जाने से रोकना, ये सदोष अवरोध होता है। कोई व्यक्ति जा रहा है, ए नामक व्यक्ति कोई जा रहा है सड़क पर से और बी उसके आड़े आ जाता है, बीच में आ जाता है, उसको रोकता है और मारपीट करता है, तो वहाँ पर सदोष अवरोध का अपराध जो है वो कारित होगा। और दूसरा सदोष परिरोध, मतलब कि एक व्यक्ति है जिसे उठा करके बी एक कमरे में बंद कर देता है, चारों दिशाओं में जाने से रोक देता है, तो यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। तो साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गए। आईपीसी और बीएनएस में सेम ही दे रखा है, कोई भी अंतर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बीएनएस 2023 में डकैती कब मानी जाती है? अब मैं आपको बताता हूँ कि डकैती, यदि कोई व्यक्ति 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल करके कोई लूट करते हैं, साथ में हिंसा भी करते हैं, तो फिर वो डकैती कहलाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चोरी क्या होती है। थेफ्ट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ए बी की बिना सहमति से उसकी चल संपत्ति यानी कि उसका मोबाइल चुरा लेता है, बिना उसकी सहमति के, बिना भय या डर के उत्पन्न किए। बस उसमें क्या हो रहा है, उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, बिना उसकी सहमति के उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को ये चुरा रहा है, तो ये चोरी होगा। चोरी में डर, हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक्सटॉर्शन, उद्यापन में होता है कि ए नामक व्यक्ति बी को ये कहता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपके वीडियो को वायरल कर दूंगा, आपके फ़ोटो को आपत्तिजनक बता के मैं वायरल कर दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डर भय दिखाया जा रहा है एक्सटॉर्शन में, तो ये उद्यापन कहलाएगा। और अब लूट की परिभाषा को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के इरादे से जाता है और साथ में हिंसा भी कर देता है, वायलेंस भी कर देता है, मतलब कि गन का प्रयोग कर रहा है, फिर लूट रहा है, चोरी कर रहा है, तो फिर लूट में हमेशा ही हिंसा का प्रयोग होता है। लूट के लिए चाहे वो एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क ये पड़ता है कि लूट में हिंसा का प्रयोग होता है और सामने वाले की सहमति के बिना उसकी संपत्ति को ले लिया जाता है। और अगर लूट में 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो डकैती बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को डराना धमकाना बीएनएस 2023 के तहत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बीएनएस 2023 के अनुसार जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन और चोरी में मुख्य अंतर क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया, एक्सटॉर्शन का मामला तब बनेगा जब मान लो कोई एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें ए व्यक्ति बी को ये कहता है कि आपने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं आपके वीडियोज़ को आपत्तिजनक बना करके वायरल कर दूंगा। तो यहाँ पर डराया जा रहा है, थोड़ा सा डर भय पैदा किया जा रहा है बी पर, तो ये होगा एक्सटॉर्शन। तो जबरन वसूली में डर का उपयोग किया जाता है, चोरी में किसी भी प्रकार के डर का उपयोग नहीं होता है। चोरी सिंपल सी होती है, बिना सहमति से, सामने वाले कंसेंट के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को चुरा लेना, उसका कब्जा ले लेना, बस इतना सा होता है चोरी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन से अपराध नहीं आते हैं? तो शरीर के विरुद्ध किए गए अपराध आते हैं, संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराध भी आते हैं, राजद्रोह के अपराध भी आते हैं, लेकिन विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध नहीं आते। ना तो आईपीसी में आते थे और ना ही बीएनएस में कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी यदि, ये पूछा गया है जनरल एक्सप्लेनेशन से,
सेक्शन 2 से पूछा गया है बीएनएस के। स्वयं उस व्यक्ति के कब्जे में हो, ये भी सही है। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में उसके निमित्त उसके लिए हो। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द द्योतक है। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट किसे कहेंगे? तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब होगा भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, साथ में हर न्यायाधीश और जो सरकार की सेवा में होकर वेतन प्राप्त करता है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। ये आपके बैरक में दे रखा है, सेक्शन 2 में दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर बैरक से पूछ ले तो लिख लेना, सही आंसर देख के लिखना है। नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लोक सेवक, ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा, क्या कोई एमएलए विधायक लोक सेवक है या नहीं है? तो आपको बताना है नहीं है। फिर पूछा जाएगा कोई सांसद लोक सेवक है या नहीं है? तो आपको बताना है सांसद लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। फिर पूछा जाएगा कि होमगार्ड, पुलिस बल का होमगार्ड लोक सेवक है या नहीं है? तो पुलिस बल का जो होमगार्ड है वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। और फिर अगर पूछा गया आपको कि कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो बैंक के बाहर खड़ा रहता है, वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? तो आपको बताना है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। फिर अगर लोक सेवक से ये पूछ ले बैरक से बाहर से कि सरपंच जो होता है वो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? तो सरपंच आता है। और यदि ये पूछ ले कि नगर पालिका का कोई पार्षद है, क्या वो आता है? तो वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में, डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है। कौन नहीं है? प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा चिकित्सा अधिकारी नहीं होता है, नगर पालिका का पार्षद भी नहीं होता है, सहकारी संस्था का अध्यक्ष नहीं होता है। और ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत इनमें लोक सेवक है। तो इनमें से ऑप्शन है पुलिस बल का होमगार्ड लोक सेवक कहलाएगा, लेकिन किसी प्राइवेट कारखाने का चौकीदार नहीं होगा, फिल्म स्टार का अंगरक्षक भी नहीं होगा, किसी अपार्टमेंट में चौकीदार भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भूमि वह चीज़ है जो भूबद्ध हो, भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, क्या कहलाती है? ये पूछा अचल संपत्ति को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा था, तब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है भूमि से मिलने वाला लाभ और भूमि से जुड़ी हुई वस्तु है। उसमें नहीं आता है स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें और घास, ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, तो ये सदोष अभिलाभ कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक वैसे ही आईपीसी में भी बता रखा है, ठीक वैसा ही बीएनएस में भी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो ऐसा एक्ट कहलाएगा बेईमानी पूर्वक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान इस आशय से करता है कि वह प्रवंचना करे, वह कहलाता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो एक व्यक्ति 500 रुपये का नकली नोट बनाता है और बाज़ार में जाकर, मार्केट में जाकर के उसका प्रयोग करता है सामने वाले को धोखा देने की नीयत से, ये कूटकरण कहलाएगा, फोर्जरी कहलाएगा। साथ में एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने मार्कशीट ही बना ली, मूल के जैसी आपने बना ली सामने वाले को धोखा देने के इरादे से। नकल ठीक वैसा होना ज़रूरी नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कूटकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अब ये पूछा गया है कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्ति वर्णित की जाए तो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। बीएनएस में डॉक्यूमेंट की परिभाषा वैसे ही दी गई है जैसी आईपीसी में दे रखी थी। किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के माध्यम से कोई बात लिखी गई हो तो वो दस्तावेज कहलाता है।
और दस्तावेज में बीएनएस में एक और बात जोड़ी गई है, नया प्रावधान ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। जहाँ पर अगर आपको वैल्यूएबल प्रॉपर्टी पूछ ले तो मैं आपको सीधा ही आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको दिमाग में रखना है दस्तावेज़ को, डॉक्यूमेंट को आपको दिमाग में रखना है। उस डॉक्यूमेंट से या तो किसी के विधिक अधिकारों का सर्जन हो रहा है, या विधिक अधिकार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर समाप्त हो रहे हैं, और या किसी दस्तावेज से एक्नॉलेजमेंट की जा रही है कि कोई व्यक्ति विधिक दायित्व के अधीन है, या फिर किसी दस्तावेज के माध्यम से ये स्वीकार किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है आपको किसी दस्तावेज के माध्यम से। ये एक ट्रिक है जिसको आपको पकड़ना है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सती शब्द ऐसी अपानी का द्योतक है जो अवैध रूप से कारित हुई हो। तो सती में शारीरिक सती भी आती है, सांपत्तिक सती भी आती है, और ख्याति गुडविल को कारित होने वाली सती भी आती है, जैसे मानहानि डिफामेशन, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किया जा सकेगा। तो मृत्यु दंडादेश का लघुकरण आईपीसी में भी समुचित सरकार करती थी और बीएनएस में भी समुचित सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जब कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, यानी कि जुर्माना और कारावास दोनों ही लगा दिए, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि होगी। तो अधिकतम दंडादेश की 1/4 से अधिक नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है चैप्टर 3 पनिशमेंट वाले अध्याय से, और उसमें भी फाइन वाले से पूछा गया है। तो अगर बेरेक्ट है तो खोल के देख के सवाल को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एकांत परिरोध की अवधि हो सकेगी। तो एकांत कारावास इम्प्रिजनमेंट भी मैं आपको बता दूं 3 तरह के होते हैं। पहला रिग्रेस यानी कि कठोर, यदि किसी व्यक्ति को दंडादेश कन्विक्ट कर दिया है, कॉन्विक्ट ही कर दिया है, तो उसके बाद उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रायल चल रहा है अभी तक, तो उसे फिर साधारण कारावास में रखा जाएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। अब आप बात करते हैं एकांत परिरोध की, एकांत कारावास की बात करते हैं। एकांत कारावास जिसमें किसी व्यक्ति को अकेला रखा जाता है, एक ही सेल में रखा जाता है, और इसकी मैक्सिमम जो पीरियड है वो ध्यान में रखना है, 3 महीने का होता है। एक साथ में नहीं दिया जाता है, एक साथ 3 महीने किसी को भी एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। मैक्सिमम अगर आपको रखना है तो आप 14 दिनों के लिए रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बस यही प्रोविज़न आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 माह से अनधिक। क्वेश्चन नंबर 52, कोई बात अपराध नहीं है जो, ऑप्शन बी, 7 साल से कम के आयु वाले बालक के द्वारा किया जाता है। अगर कोई बच्चा है जो 7 साल से कम की एज का है, तो अगर उसने कोई अपराध कर दिया तो फिर वो अपराधी नहीं, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराध कमिट ही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये पूछा गया है चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस से, यानी कि जनरल डिफेंस से ये पूछा गया है। और 7 से 12 साल के बीच में कोई लड़का है, वो कोई क्राइम कमिट करता है, तो फिर ये वहाँ देखा जाएगा परिस्थिति को कि क्या वो उसमें समझ थी उस कार्य को करने की। अगर समझ थी तो उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। तो आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा। कब मिलेगा? केवल शरीर के विरुद्ध नहीं, शरीर और संपत्ति दोनों के विरुद्ध ही मिलता है। शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है कहलाता है। जो अबेटमेंट कर रहा है, एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल समझ लो, एक व्यक्ति है, बी नामक बच्चे को कहता है, एक जहर देकर के ये कहता है कि वो जहर सी के खाने में मिला दे।
ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ए एक अबेटर की भूमिका निभा रहा है। क्राइम को एक्ट कौन कर रहा है, बी नामक बालक कर रहा है। बी नामक बालक जा कर के सी के खाने में जहर मिलाता है, सी उस खाने को खा करके मर जाता है। तो एक्ट तो बच्चे ने किया है, हत्या सी की हुई है, लेकिन अबेटमेंट ए ने किया है। ए का कार्य दुष्प्रेरण कहलाएगा और ए दुष्प्रेरक अबेटर कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को, कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हर सदस्य दोषी होगा बलवा करने का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 सदस्यों का होना ज़रूरी है, यह आपको ध्यान में रखना है। और अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव जो है वो बनाया जाता है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करके बल या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, यानी कि कोई आतंकित करने के लिए, केंद्र या राज्य सरकार का विरोध करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली बनेगी और बलवा कारित किया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अनलॉफुल असेंबली में 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। न्यूसेंस कारित होने पर सती कारित होती हैं। तो जब भी कभी न्यूसेंस होगा, अपदूषण, हिंदी में इसे अपदूषण कहते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है कि डिस्टर्ब करना, किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करना कोई एक्ट करके। जैसे कोई किसी मोहल्ले में ज़ोर से म्यूजिक बजा रहा है एग्ज़ाम के टाइम में, तो आप लोग परेशान हो जाते हो, तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक तरह का न्यूसेंस है। तो न्यूसेंस 2 प्रकार के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो रहा है तो प्राइवेट न्यूसेंस कहलाएगा। यदि न्यूसेंस एक से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर वो सार्वजनिक पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ए एक गड्ढे पर लकड़ियाँ व घास इस आशय से बिछाता है, इंटेंशन के साथ में बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करें। यही ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि इसके द्वारा मृत्यु कारित हो। बी ये विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है तथा मारा जाता है। ए ने क्या किया है, ए ने यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है, आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होती है, कब नहीं होगी? 5 अपवाद बता रखे हैं हत्या के। अगर 5 अपवादों में कोई ये बताया गया हत्या की डेफिनेशन में कि 5 अपवादों को छोड़ करके सभी आपराधिक मानव वध हत्या कहलाएंगे, मतलब कि 5 अपवाद जो होंगे वो केवल 5 अपवाद ही आपराधिक मानव वध कहलाएंगे। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये पनिशमेंट का फ़र्क है। हत्या में पनिशमेंट ज़्यादा होती है, आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड में कम होती है। और इसका मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है पहले जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए उसमें। और इसका पहला अपवाद है गंभीर या अचानक प्रकोपन, इसका भी मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको मैंने समझाया है इसी वीडियो लेक्चर में। और फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, ये दूसरा जो अपवाद है उसमें अगर आपके साथ में कोई क्राइम होता है, कोई ऑफेंस करने जा रहा है, कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा है, लाठी लेकर के आ रहा है और आप उसे बंदूक से मार देते हो, गोली चला के उसकी हत्या कर देते हो, तो आपने क्या किया? आपने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया है, राइट को एक्सीड किया है। तो ये आपका जो एक्ट है वो मर्डर में काउंट नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड में काउंट होगा। नंबर 3, लोक सेवक के कार्य यानी कि पब्लिक सर्वेंट है, वो किसी अभियुक्त को पकड़ने जा रहा था, उसने उसको रोकने के लिए प्रयास किया और प्रयास में गोली चलाई, गोली से उसकी मृत्यु कारित हो गई, तो ये उसका जो कार्य है वो हत्या नहीं कहलाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में कवर होगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ए बी पर तलवार व लाठी से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य है।
परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए ने क्या किया, ए ने मर्डर किया है। अब आप किसी को 5वें फ्लोर से धक्का मारोगे तो जाहिर सी बात है वो मरेगा ही मरेगा, बचने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के गर्दन पर कट लगाते हो, तलवार से वार करते हो, तो जाहिर सी बात है वो मरेगा ही मरेगा, इसमें संभावना बचने की होती ही नहीं है। तो आपका एक्ट मर्डर कहलाएगा। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हत्या के अपराध के मामले में कौन सा कथन सत्य है? तो मर्डर जो होता है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय मामला होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, मैंने आपको सीआरपीसी जब पढ़ाई थी तब मैंने बता दिया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी के पास में अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने का बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, वो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है, ये भी पावर है। साथ में ये जो हत्या का अपराध है वो नॉन बेलेबल होता है और असमनीय मतलब कि नॉन कंपाउंडेबल भी होता है। और ये जो अपराध होता है वो सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण योग्य होता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बी को दीवार से घिरे हुए एक स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार बी दीवार की परिसीमा से बाहर नहीं जा सकता। ए ने क्या किया है, ए ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध का अपराध जो है वो कारित कर दिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके संरक्षक की सहमति के बिना बहका करके ले जाना अपराध। तो मैं आपको यहाँ पर दो मेन अपराध बताऊंगा। एक व्यपहरण, पहले व्यपहरण को समझ लो। व्यपहरण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी मेल को जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है या फिर किसी स्त्री को, फीमेल को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है या किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को उसके गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना लेकर के चला जाता है, तो ये कहलाएगा किडनैपिंग, व्यपहरण कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा अपराध होता है अपहरण, एब्डक्टिंग। एब्डक्टिंग का जो अपराध होता है उसमें क्या होता है, एब्डक्टिंग किसी भी एज के व्यक्ति के साथ में अपहरण हो सकता है। अपहरण एक कंटिन्यूज ऑफेंस है, कंटिन्यू चलने वाला एक अपराध है। और अपहरण में भय या डर दिखा करके, डरा कर, धमका कर, जबरदस्ती किसी को ले जाया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए किसी रास्ते से जा रहा था, दो लोग कार लेकर के आते हैं, बी को ज़बरदस्ती पकड़ के उसके खिलाफ वायलेंस यूज करके उसको कार में ज़बरदस्ती लेकर के चले जाते हैं, तो ये अपहरण कहलाएगा। ये किसी भी एज के व्यक्ति के साथ में अपराध हो सकता है। तो आपने दोनों को समझ लिया, व्यपहरण और अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का उदाहरण है। तो आपको बताना है व्यपहरण, किडनैपिंग अगर मेल है तो 16 वर्ष से कम का होगा, फीमेल है तो 18 वर्ष से कम आयु की होगी, और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति तो होगा ही उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो बल का प्रयोग किया गया है किसी को ले जाने के लिए, तो अपहरण कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए बी की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के आशय से बी की अनुमति के बिना काट डालता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने किया है चोरी का अपराध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, तो ये कहलाएगा लूट। मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना हटाया जा रहा है तो वो चोरी का अपराध कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ए यह धमकी देता है कि बी ने उसको धन नहीं दिया
तो वो बी के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने धन देने के लिए वह बी को इस प्रकार उत्प्रेरित करता है। तो ए ने एक्सटॉर्शन का उद्यापन का अपराध किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। अब यहाँ पर ट्रेस पास के बारे में पूछा गया है ये सवाल। तो ट्रेस पास को, अतिचार को पहले समझ लेते हैं। 4 तरह के होते हैं। सिंपल ट्रेस पास, अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एक व्यक्ति आपके प्लॉट में आता है सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा प्लॉट है, किसका है, बिना अनुमति के घुस जाता है, तो फिर उसका जो अपराध है वो सिविल रॉन्ग बन जाएगा, जो टॉर्ट में कवर होगा, और उसके लिए फिर आप सिविल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो सिविल कोर्ट में। फिर उसके बाद में अगर वही व्यक्ति आपके प्लॉट में आता है कोई ऑफेंस करने के इरादे से, कोई अपराध कारित करने के इरादे से, तो वो बन जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार। और उसके बाद अब तो बात कर रहे थे प्लॉट की, अगर वो व्यक्ति जहाँ आप रहते हो, जहाँ पर कोई जो लोग रहते हैं वहाँ घुस जाता है, ट्रेसपासिंग करता है उनकी सहमति के बिना, और वहाँ उनको धमकाता है, डराता है या कोई ऑफेंस करता है, तो ये कहलाएगा हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार कहलाएगा। और नंबर 4 पे गृह भेदन, यानी कि कोई व्यक्ति जहाँ पर लोग रहते हैं आमतौर पर उनकी बिना अनुमति के उनके घर में दीवार को तोड़ के आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको डरा के धमका के उसके साथ मारपीट करके घुस जाता है, खिड़की तोड़ के घुस जाता है, दरवाजे तोड़ के घुस जाता है, तो ये जो कहलाएगा उसका एक्ट, ये कहलाएगा गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। तो 4 तरह के अत्याचारों को आपने ट्रेसपास को पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। आईपीसी में भी वही था, बीएनएस में भी यही है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 68, जो कोई ऐसी संपत्ति में से या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध करे, वह कहलाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कार्य गृह भेदन है? तो गृह भेदन में मैंने आपको बता दिया है कि दीवार तोड़ के आप जो लोग जहाँ रह रहे उनकी अनुमति के बिना उनके भवन में कोई व्यक्ति घुसता है, दीवार तोड़ के, खिड़की तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के, तो वो गृह भेदन कहलाएगा। तो यही दे रखा है ऑप्शन ए, बी और सी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मानहानि के अपवाद हैं। मानहानि का मतलब होता है कि किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना। ये 2 तरह से होता है, एक होता है अपमान लेख के द्वारा, दूसरा होता है अपमान वचन के द्वारा। या तो किसी के खिलाफ आप अपमान लेख प्रकाशित कर सकते हो न्यूज़पेपर में पब्लिश करके, मानहानि। अब अपवाद पूछा है तो अपवाद का मतलब होगा कि अगर आपने सत्य बात बोल दी है किसी के बारे में और उससे उसकी जो इमेज है, जो प्रतिष्ठा है, उसको छोटे कारित हुई है, तो वहाँ फिर मानहानि का दावा वो नहीं कर सकता आपके खिलाफ। न्यायालय की कार्रवाई में जो मेरिट बेस पे हुई है तो उस पर भी मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता। सद्भावना में किसी ने परिनिंदा कर दी, सद्भावना ने गुड फेथ में किसी ने लांछन लगा दिया, गुड फेथ में प्रोजिक्यूशन चला दिया किसी पर, हालांकि उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन गुड फेथ में हो गया, तो ये मानहानि के अपवाद कहलाएंगे। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बीएनएस से पूछे जा सकते हैं। अब बीएनएस वही है जो आईपीसी में दे रखा है, कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं किए। जो बदलाव किए मैंने आपको सवालों के ज़रिए बता दिए हैं, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आईपीसी में कमांड अच्छा है तो बीएनएस आपके अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी बात, आपको एआईबी में दोनों बैरेक लेकर के जाना है, आईपीसी का भी और बीएनएस का भी। अगर दोनों से सवाल पूछे जाते हैं तो दोनों बैरेक देख के ही सॉल्व करना है। सेक्शन वाइज मैं एक भी सवाल लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सेक्शन वाइज कोई सवाल होगा तो आप सेक्शन देख के सॉल्व कर सकते हो। अगर सेक्शन से बाहर कोई पूछा जाता है तो फिर इन वाले सवालों से बाहर नहीं पूछा जाएगा।
धन्यवाद।